हेलो एवरीवन, हम 11th इकोनॉमिक्स देख रहे हैं बच्चों। और आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यू की टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 22। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेट अस रीड। स्टेटमेंट्स दैट डू नॉट अप्लाई टू क्वार्टाइल्स। अभी कौन से स्टेटमेंट्स अप्लाई नहीं करते हैं वो हमें चूज करने हैं। नंबर 1, फर्स्ट अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब भी हम क्वार्टाइल्स का कैलकुलेशन करते हैं बच्चों, फर्स्ट स्टेप दैट वी डू इज अरेंजिंग देम, राइट। सेकेंड, ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये भी सही है, क्वार्टाइल्स का मतलब ही है 4 इक्वल पार्ट्स, राइट। दे आर रिप्रेजेंटेड एज Q1, Q2 एंड Q3। दिस इज ऑल्सो राइट। नेक्स्ट, Q2 is also known as median। अब ये भी स्टेटमेंट सही है बिकॉज Q2 डिवाइड्स द एंटायर डेटा इन इक्वल पार्ट्स, तो ये मीडियन कहलाता है। तो अब सारे स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो नहीं अप्लाई करता है, राइट। तो आंसर हमारा यहाँ आएगा नन ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट, D7 फ्रॉम द गिवन डेटा। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है D7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमें लिखना है। तो ये डेटा इज ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज n हियर, लेट अस काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो n इज इक्वल टू 9। हमें D7 निकालना है। व्हाट इज आवर फॉर्मूला, याद करिए। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला आएगा 7 n plus 1 upon 10, so 9 plus 1 upon 10, that is 10 upon 10, मतलब 7th observation is our answer। 7th observation क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, so 10 is our answer here, right। बच्चों, मैंने बहुत बार रिपीट किया है, ये वाला चैप्टर अगर आपने फॉर्मूले ठीक से किए हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, एक्सट्रीमली इजी है। लेकिन वाइस वर्सा, अगर आपने ये पढ़े ही नहीं है लेक्चर्स, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। ओके, ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा और आपके जो आसानी से आपको मार्क्स मिल सकते थे वो आप लूज कर दोगे। डोंट गिव अप ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी स्कोरिंग बिकॉज हार्डली देयर आर एनी फॉर्मुलेज। 2-4 फॉर्मूले आप याद कर दो, आप सारे सम सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। गो थ्रू दोज लेक्चर्स। आपको सिर्फ 3 चीजें यहाँ पे निकालनी होती है, डेसाइल्स, क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स। ओके, तो ये फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे, बिलीव मी, बहुत ही सिंपल हो जाएंगे आपको मार्क्स मिलना। ऑलराइट, नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यूज दैट आर करेक्ट। अभी करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं वो हमें देखने हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट, एग्जैक्ट डिविजन ऑफ परसेंटाइल्स इनटू 100 पार्ट्स गिव्स 99 पॉइंट्स। नाउ बताइए, सही है ना। 100 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं लेकिन एक्चुअली पॉइंट्स होते हैं 99 परसेंटाइल्स। दिस इज राइट। Deciles have total 9 parts. Is this correct? No, deciles को कितने parts होते हैं? Deciles को 10 parts होते हैं. So this is incorrect. ये वाला statement false है. Quartiles are shown by Q1, Q2, Q3. This is also true. And last, symbolically, percentiles and deciles are shown by P and D. This is also a correct statement. तो हमारे correct statements कौन से हैं? A, C and D. तो option number 4. Okay, next question. Identify correct pairs from the given options. Quartiles, quartile stands for Q और हमारा ये फॉर्मूला सही है क्या, L plus IN upon 4, quartiles है तो 4 होना चाहिए, minus CF upon F multiplied by H. This is right. तो ये हमारा फर्स्ट पेयरिंग है। सेकेंड, deciles, deciles stands for D, तो यहाँ पे आएगा D साइज ऑफ J n plus 1 upon 10। सही है बिकॉज डिसाइल्स है तो 10th ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, तो दिस इज ऑल्सो राइट। एंड परसेंटाइल्स, P is K L plus Kn upon 100, परसेंटाइल है तो upon 100 होना चाहिए और बाकी का फॉर्मूला भी सही है, तो दिस इज आर पेयर। तो हमारा पेयर है 1 का C, 2 का A एंड 3 का B, सो दिस इज आर आंसर। ओके, नेक्स्ट, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पार्टीशनिंग। ओके, नेक्स्ट, वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं डेसाइल्स। आगे, वैल्यू दैट डिवाइड्स द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दिस इज क्वार्टाइल्स।
ओके नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग। अभी अगर फॉर्मूलेज आपको आ रहे हैं तो आपको ये बहुत इजी जाएगा बच्चों। देखिए क्या दिया है, कैलकुलेट Q1, D4 एंड P26 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में ये डेटा लिखना है। सो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, असेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा लिख लेते हैं। ओके इस तरह आपने एक बार असेंडिंग ऑर्डर में डेटा लिख लिया। नाउ काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 15। अब हमें क्या पूछा गया है, Q1 निकालना है। Q1 का हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, 1 n प्लस 1, सो 15 प्लस 1 अपॉन क्वार्टाइल है ना, तो अपॉन 4। बी वेरी वेरी अटेंटिव। सो 16 अपॉन 4, सो वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ऐसे आपको प्रॉपरली लिखना है बच्चों। और यहाँ पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 9, तो हमारा क्वार्टाइल का आंसर आ जाता है 9। कितना टाइम लगा आपको ये कैलकुलेट करने के लिए। अब इमेजिन करिए अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता तो आपको ये मार्क्स नहीं मिल सकते थे बच्चों। ओके प्लीज रिमेंबर, आई एम रिपीटिंग, ensure that you go through these formulas, ताकि आपको ये जो आंसर्स है, ये क्वेश्चंस है, they hardly take any time, but फॉर्मूला नहीं पता होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑलराइट नेक्स्ट क्या है, D4 निकालना है। तो D4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 n प्लस 1 दैट इज 15 प्लस 1 अपॉन डेसाइल है तो 10 होगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 4 multiplied by 1.6, so this is 6.4th ऑब्जर्वेशन। तो 6.4th कैसे निकालते हैं हम, वैल्यू ऑफ सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, सी दिस इज व्हाट, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय सेवेंथ ऑब्जर्वेशन माइनस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, राइट। अब यहाँ पे सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, 4 5 6 12 है, and 0.4 सेवेंथ माइनस 6, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन वाज 16 माइनस 12। इसे सॉल्व करेंगे, 12 प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 4, so this is 12 plus 4 4 is 16, 1.6, so the answer is 13.6। is this clear? क्या ये समझ में आया बच्चों? प्लीज रिमेंबर, बहुत बार क्या होता है हम यहां तक ही सॉल्व करते हैं, नो, दिस इज 6.4th ऑब्जर्वेशन। ओके प्लीज रिमेंबर, सारे जो भी ये फॉर्मूलेज होते हैं यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है उसमें ऑब्जर्वेशन है आगे। ओके दिस इज ऑब्जर्वेशन। तो 6.4th ऐसा ऑब्जर्वेशन कैसे निकालेंगे, 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय सेवेंथ माइनस 6 ऑब्जर्वेशन। प्लीज रिमेंबर, ये आगे का सॉल्व करना हम कई बार भूल जाते हैं, ठीक है। एंड लास्ट इज P26 निकालना है, राइट। सो P26 विल बी 26 n प्लस 1, सो अगेन 15 प्लस 1 अपॉन 100, अभी परसेंटाइल है ये, ओके। तो दिस विल बी 26 16 अपॉन 100, सो 0.16 ऑब्जर्वेशन। ओके हर एक के आगे ऑब्जर्वेशन आएगा, सो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 4.16 ऑब्जर्वेशन। ओके 4.16 ऑब्जर्वेशन है ये, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। तो अगेन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है बच्चों। आप इसे सॉल्व करेंगे होमवर्क के लिए एंड यू ऑल विल टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है P26 का फाइनल आंसर क्या होगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। ओके दिस इज नॉट द फाइनल आंसर, 4.16 इज द ऑब्जर्वेशन, यू हैव टू कैलकुलेट इट फर्दर जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, एंड यू ऑल विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट फाइनल आंसर क्या आया है। ऑलराइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हो गया। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके सेकंड है इसमें, कैलकुलेट Q3 D5 एंड P35 फॉर द गिवन डेटा। अभी हमें इस तरह से डेटा दिया गया है तो हम इसे पहले क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। सो टैबुलर फॉर्मेट में प्रॉपर लिखेंगे आप और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ लिखेंगे। ऑलराइट ओके तो देखो आपको इस तरह से लिखना है बच्चों, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है इसकी टोटल करनी है। इसकी टोटल आपकी आनी चाहिए 79। ओके मैंने आपको बताया था, याद करिए, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और जो आपका फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल
to the total of your frequency column. This is first check that you do, right? अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन बोला गया है, किस चीज का करना है? Q3 निकालना है. So यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे Q3? Formula is 3n plus 1. So 79 plus 1 upon 4th observation. Okay, this is the formula. Observation लिखना है हमें यहाँ पे. Alright. So यहाँ पे क्या आएगा? 380 by 4 मतलब 20th observation. So that is 60th observation. 60th observation कहाँ पे lie करेगा? देखो यहाँ पे the 60th observation will lie here in this particular bracket, right? तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आएगा? इनकम is 5 lakh. Remember, final answer is 5 lakh. तो हम लिखेंगे Q3 is equal to 5 lakhs. बहुत बार बच्चों हम यहां तक आ जाते हैं, फाइनल आंसर लिखना भूल जाते हैं, हमें लगता हो गया 60th ऑब्जर्वेशन इज द आंसर. नो, गो टू द प्रॉब्लम, चेक द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ दैट 60th मतलब कहां पे आ रहा है, एंड देन राइट योर फाइनल आंसर. ऑलराइट, नेक्स्ट 79 plus 1 अपॉन डेसाइल है तो 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, तो ये हम लिखेंगे 580 upon 10 into 8th observation. So 8 5 is 40th observation. So 40th observation कहां पे lie करेगा? देखो 40th observation will lie here, right? तो हमारा आंसर आएगा 4 lakhs. So D5 is equal to 4 lakhs. Alright, and last P35. P35 का फॉर्मूला क्या है? 35 n plus 1 upon 100th observation. So this is 35. 80 upon 100 मतलब 0.8 observation. This is 28th observation. हर बार आपको ये observation word लिखना है, हाँ बच्चों. After every step you have to write here observation. तो 28th observation मतलब कौन सा अमाउंट है? यहाँ पे देखो, again 28 will lie here. तो हमारा आंसर आएगा 4 lakhs. So P35 is also equal to 4 lakhs. Getting it? चलो, let's move to the next question. Question number 3. Find out P50 for the following data. P50 निकालना है बच्चों. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लिख लेंगे. कैसे करना है? 4, 10, 20, 45 and 60. ऑलराइट, यहाँ पे हमें दो फॉर्मूलेज यूज करने पड़ते हैं. दिस इज कंटिन्यूअस डेटा, राइट? सो P50 क्या आएगा हमारा? सो P50 विल बी साइज ऑफ 50. अभी n+1 नहीं आएगा, ये कंटिन्यूअस डेटा है बच्चों. n upon 100. सो n is 60. 60 upon 100th ऑब्जर्वेशन. ऑलराइट, सो इसे सॉल्व करेंगे. 50 multiplied by 0.6 observation, 6 is 30. तो हमारा आंसर आता है 30th observation. P50 is 30th observation. तो हमने जो यहाँ पे cumulative frequency लिखी है, 30th observation कहाँ पे lie करेगा? यहाँ पे देखो, 30th observation will lie here, 60 to 80 वाले ब्रैकेट में. करेक्ट? अब हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले 60 to 80 वाले ब्रैकेट में ये लाई करता है. एंड नाउ हमारा यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? L प्लस 50n. ये 50 है ना, तो यहाँ पे 50 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट क्लास मल्टीप्लाइड बाय h. राइट? अब क्या करना है? बस अभी इसे सॉल्व करना है. सो लेट अस राइट द अमाउंट्स हियर. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 68. ओके, 68 विल बी आवर फाइनल आंसर ना. ओके, यहां तक ऑब्जर्वेशन था. नेक्स्ट फॉर्मूला में दैट इज नॉट ऑब्जर्वेशन, दैट इज द फाइनल आंसर. चलो आगे. कैलकुलेट Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो अगेन हमें क्या करना है? पहले तो इस डेटा को हमें CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सो लेट अस डू दैट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20, 50, 120,
168, 200 and 250. This is the cumulative frequency. अब हमें कैलकुलेट करना है Q3. तो यहाँ पे क्या आएगा? Q3 is equal to 3 multiplied by size of n upon 4. This is continuous data. Okay, this is not n plus 1. तो n is 250 upon 4th observation. So this gives us 187.5th observation. अब 187.5 कहाँ lie करता है बच्चों? Let us see. देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, it lies 187.5 lies here 50 to 60. ये हमारा क्लास है 50 to 60. Now let us use our formula. हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? Q3 is equal to L plus 3 है ना Q3, so 3 multiplied by n, 3n upon 4 minus CF upon F into H. हमारा क्लास कौन सा था? 50 to 60. अब यहाँ पे हम ये सारे अमाउंट्स यहाँ पे डालेंगे 50 to 60 वाले क्लास में, एंड एट द एंड हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज द फाइनल आंसर. ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर मिलता है बच्चों 231.875. दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर Q3. ऑलराइट, ओके, आगे कैलकुलेट D7 फॉर द फॉलोइंग डेटा. अगेन दिस इज कंटिन्यूअस डेटा. तो हमें क्या करना है? पहले हमें CF निकालना है बच्चों. ओके, सो लेट अस डू दैट. 20, 50, 120. अगेन सेम डेटा है ये 168, 200 and 250. डेटा इज द सेम. लेट मी इरेज दिस हियर नाउ. ओके, तो यहाँ पे D7 का फॉर्मूला क्या है? D7 बिकॉज दिस इज कंटिन्यूअस डेटा, अ साइज ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय n अपॉन 10 होगा, n प्लस 1 नहीं होगा. ओके, सो 250 अपॉन 10th ऑब्जर्वेशन. ओके, सो दिस गिव्स अस 7 मल्टीप्लाइड बाय 25, दैट इज साइज ऑफ 175th ऑब्जर्वेशन. वेयर विल 175 लाई हियर? देखिए 175 विल लाई इन 50 to 60. सो अगेन 50 to 60 हमारा ब्रैकेट हो जाएगा फॉर D7 एज वेल. ठीक है, नाउ हमारा जो सेकेंड फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे. व्हाट इज द सेकेंड फॉर्मूला? D7 विल बी इक्वल टू L प्लस 7 है ना, सो 7n अपॉन डेसाइल्स है तो 10 आएगा यहाँ पे, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास अपॉन F मल्टीप्लाइड बाय H. ओके, यहाँ पे हम ये सारे वैल्यूज डालेंगे, उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आएगा 52.1875. दिस इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर. ओके, आई होप यू ऑल विल बी एबल टू सॉल्व दिस बच्चों. सिर्फ आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करने हैं. आई एक्सप्लेन द फॉर्मूला टू यू. ऑलराइट, चलो आगे. कैलकुलेट P15 for the following data. Again there is a continuous data. तो बस CF find out करना है हमें. 5, 15, 40, 70, 90 and 100. ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमारा फॉर्मूला P15 will be size of 15 n upon 100. n is again 100. So 100 upon 100th observation. So size of 15th ऑब्जर्वेशन. 15th ऑब्जर्वेशन कहां पे लाई कर रहा है? See, 15th ऑब्जर्वेशन will lie here, 10 to 20. बच्चों be very very attentive here. यहाँ पे मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज ये 15 एंड पे है तो हमें पता नहीं चलता अगली क्लास है या प्रीवियस क्लास है. ओके, प्लीज रिमेंबर यहाँ 15 है ना, तो दिस पर्टिकुलर क्लास को वो बिलोंग करता है. अगर 16 होता तो अगले क्लास में चला जाता. 15 तक जो भी आएगा वो यहाँ पे बिलोंग करेगा. सो 10 to 20 हमारा क्लास है और हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा होगा P15 is equal to L plus, now this is 15, so 15n upon percentile है तो 100 minus CF upon F multiplied by H. ऑलराइट, यहाँ पे हमें वैल्यूज डालने हैं बच्चों और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. सो आवर फाइनल आंसर इज P15 is equal to 20.
बच्चों ये हमने डिटेल में देखा है लेक्चर्स में दैट इस फॉर्मूला में हमें कौन से वैल्यूज डालने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन गो एंड चेक दोज लेक्चर्स, बहुत डिटेल में हमने समझा है बच्चों। आई एम 100% श्योर दैट इफ यू ऑल हैव गॉन थ्रू दोज लेक्चर्स आपको ये सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, आगे क्या दिया है, लेट अस सी। State with reasons whether you agree or disagree. First, partition values have application only in theory but not in practice. अब मुझे बताइए partition values क्या सिर्फ theoretical concept है? नहीं, partition values का बहुत सारा यूसेज है especially in macroeconomics. So let us see इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। यहाँ पे आपको लिखना है no, I disagree. Okay? देखिए इस तरह से आप लिखोगे no, I do not agree with this statement and then you have to give reasons. See? Partition values like quartiles, deciles, percentiles divide the given set of observations into equal number of parts, so they have application in theory. Okay. Next, quartiles, deciles, percentiles are useful to study the concepts of population, unemployment, poverty, etc. So at a macro level, ये जो सारे हमारे problems होते हैं, वो study करने के लिए ये बहुत important concepts है. Okay. They are useful while framing various government policies related to removal of poverty, inequality, measurement of health indicators, etc. Okay, तो बहुत सारे government policies जो लेते हैं वो इस decision पे लेते हैं जहां पे deciles, percentiles का use किया जाता है. They are used in investments particularly to assess the performance of a portfolio investment, मेजरमेंट ऑफ टेस्ट स्कोर्स, हेल्थ इंडिकेटर्स एक्सेट्रा. आपके जो टेस्ट स्कोर्स होते हैं देखो परसेंटाइल्स में आते हैं, इजंट इट? जो हेल्थ इंडिकेटर्स होते हैं वो बहुत बार देखिए परसेंटाइल्स में आते हैं, है ना? तो ये बहुत सारा यूसेज है अलग अलग सेक्टर्स में. सो दिस इज नॉट जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है. सो दैट इज एट द एंड यू विल राइट दस पार्टीशन वैल्यूज हैव एप्लीकेशन इन थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिस. Okay, this is how you all are going to attempt all the give reasons बच्चों. अगर इस तरह से आप लिखोगे, believe me, examiner will be very impressed with your answers and you all are definitely going to get very good marks. Okay, ensure that इस तरह से आप explanation लिखो. All right, let us see what is the next question. Average can misinterpret the representative value. तो ये averages हमने पहले देखे हुए हैं बच्चों, जब हम स्कूल में हमने पढ़े हैं मीन, मीडियन, मोड. ये जो averages है ये मिस इंटरप्रेट करते हैं बहुत बार वैल्यूज को. तो ये क्यों करते हैं? मिस इंटरप्रेट तो करते हैं. सो दिस इज आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट. अब ये क्यों होता है, लेट अस सी. यस, आई अग्री विद द स्टेटमेंट. ओके, अभी पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे. नंबर 1, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड आर द टाइप्स ऑफ एवरेजेस व्हिच हैव सर्टेन लिमिटेशंस. ये मीन, मीडियन, मोड बच्चों हमने स्कूल में पढ़ा है. ये अरिथमेटिक एवरेजेस है और इनके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है. नाउ लेट अस सी वन बाय वन क्या लिमिटेशन है. अरिथमेटिक मीन का क्या लिमिटेशन है? इट गेट्स अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज. इट्स वैल्यू मे नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन सीरीज. अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज रहेंगे तो अरिथमेटिक मीन कैसे अफेक्ट होता है. नाउ लेट अस अस्यूम दैट देयर आर 4 स्टूडेंट्स इन अ क्लास. ओके, और उनके मार्क्स है से 10, 20, 30 and 40 out of 100. ऑल राइट, अगर मैं बोलूं कि इस क्लास का एवरेज मार्क्स कितने हैं तो क्या बोलेंगे? कितना इजी है. व्हाट विल यू डू? यू जस्ट ऐड 10 + 20 + 30 + 40. इसको आपको बस ऐड करना है एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 4. सो यहां पे आएगा 100/4, दैट इज 25 मार्क्स इज द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास. अगर हम जिस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां पे ऐसे डिसाइड होता है कि जिनको 35% से कम मार्क्स है ना, ऐसे क्लास के स्टूडेंट्स को हम स्पेशल लेक्चर्स लेंगे. ठीक है. नाउ दिस पर्टिकुलर क्लास जो है, जो 4 स्टूडेंट्स की क्लास है, वहां पे 35% से लेस मार्क्स आ रहे हैं एवरेज. सो दिस क्लास विल बी इंक्लूडेड फॉर एक्स्ट्रा लेक्चर्स, राइट. लेकिन अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे कहानी में, यहाँ पे अगर मैं बोलूं दैट देयर इज ऑल्सो 1 more स्टूडेंट इन दिस क्लास जिसके 90 मार्क्स आए हैं, तो क्या होगा? अगर मैं अभी एवरेज निकालती हूं तो दिस विल बी 4 स्टूडेंट्स प्लस 5th स्टूडेंट, सो डिवाइडेड बाय 5. तो अभी ये आएगा 190 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच गिव्स अस 38 मार्क्स. तो अब क्या दिख रहा है बच्चों? अब ऐसे दिख रहा है दैट इस पर्टिकुलर क्लास का जो एवरेज मार्क्स है
दैट इज 38 मार्क्स। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने तो डिसाइड किया है कि 35 मार्क्स से अगर कम रहेंगे तो ही हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन does this represent the actual data? No, because यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको जरूरत है एक्स्ट्रा क्लास की, लेकिन बस बिकॉज वन वैल्यू वाज एन आउटलायर, एक्सट्रीम वैल्यू था, दैट अफेक्टेड द अरिथमेटिक मीन। सो इसके वजह से इट डज नॉट शो अ ट्रू पिक्चर समटाइम्स। ओके, गेटिंग इट? नेक्स्ट, मोड डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस व्हेन डेटा इज स्मॉल एंड नन ऑफ द आइटम्स रिपीट। मोड में क्या होता है, जो ज्यादा रिपीटेड आइटम है वो मोड है, लेकिन अगर रेपिटेशन ही नहीं है तो मोड कैसे निकालेंगे हम, है ना? एंड लास्ट इज मीडियन। इन द केस ऑफ मीडियन, एरे ऑफ ह्यूज डेटा इज लेबोरियस। बहुत सारा डेटा रहेगा, हमें मीडियन निकालने के लिए बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड, इस सारे चीजों में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है, वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट। ऑलराइट, एंड लास्ट हमें क्या बोला गया है, मीडियन इज ऑल्सो सेकेंड क्वार्टाइल। क्या ये सही है? यस, दिस इज राइट। व्हाई इज दिस राइट? लेट अस सी। लेट अस सी इसका आंसर कैसे लिखना है हमें, देखो। Yes, I agree with this statement. क्या? That median is your second quartile. कैसे लिखना है आपको? Median divides the data into two equal parts, है ना? तो central value को हम median कहते हैं. Thus, median is the central value of a given set of observations when the observations are arranged in ascending or descending order, है ना? तो ये जो central point है उसे हम median कहते हैं. और हमारा quartile क्या होता है? Quartile divides data into 4 equal parts when observations are arranged in ascending or descending order. So 3 quartiles होते हैं, Q1, Q2 and Q3. इस तरह आपको वो प्लॉट करने हैं and it can be seen here. देखिए इस डायग्राम में से ही हमें पता चल जाता है that Q2 is dividing the data into 2 equal parts just like the median, है ना? Thus value of median is equal to the value of second quartile, है ना? Therefore the statement that is given is true. I agree with the statement. Getting it? इस तरह आपको प्रॉपर आंसर लिखना है बच्चों. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है देखो, क्वेश्चन 6. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेबल. हमें टेबल दिया गया है. राइट फॉर्मूला ऑफ Q1 एंड Q3. नाउ सबसे पहले ये जो टेबल दिया है बच्चों मार्क्स का, इफ वी सी द मार्क्स आर नॉट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है and then you will write frequency along with cumulative frequency. तो पहले वो कर लेते हैं. ओके, देखिए इस तरह से आपको ये cumulative frequency के साथ लिखना है. ascending order में मैंने मार्क्स को अरेंज किया है बच्चों, ठीक है? What is the formula of Q1? Q1 is equal to size of 1 n plus 1. n is what? 38 plus 1 upon 4th observation. इस तरह आपको लिखना है. and Q3 का फॉर्मूला क्या आएगा? सेम, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा. Q3 is equal to 3 38 plus 1 upon 4th observation. ठीक है? Find out the cumulative frequency of the last value in the above data. Last value के cumulative frequency क्या है? 38. And find out the value of n in the above data. n is also 38. यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों. मैंने आपको एक सवाल का यहाँ पे जवाब पूछा था, P26 का कैलकुलेशन. This you have to solve this and answer in the comment section बच्चों. मुझे समझ में आता है whether you all have understood this concept correctly or not. I will be waiting for your comments. बच्चों, I hope यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया है. Do share with your friends and colleagues and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको next lectures में. Till then, take care. Bye bye.